के क्लास वेरी गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के बच्चों को मेरे बहुत सारे विशेष, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आज आपके मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स में क्या पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बेसिस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज़ मेटल है या कोई चीज़ नॉन मेटल है। मोर ओवर अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल्स की जो मेटल शो कर रहे थे और मेटल्स की जो नॉन मेटल शो कर रहे थे। वो सारे एक्सेप्शंस मैंने बता रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप लोग उसको ध्यान से देख के रिवाइज करेंगे। अब आते हैं फिर बारी आई केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो भी हम लोगों ने देख ली। नाउ लेट अस सी कि मेटल, इसका नेक्स्ट पोर्शन है आपका अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर और उसको कैसे अलग किया जाता है। मेटल्स का पोर्शन है अकरेंस इन नेचर। अब आपके पास नेचर में क्या है, या तो क्या है आपके पास एटमॉस्फेयर है, या आपका अर्थ का क्रस्ट है, या सी वाटर है। तीन चीज़ें ही तो है, जल, जमीन है, पानी है या हवा है, तीन जगह है। ठीक। अब मेटल्स एयर में नहीं मिलते, मेटल्स तो एयर में नहीं मिलते। एयर का कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं आपके गैसेस हैं, नॉन मेटल के कॉम्बिनेशंस हैं। मेटल्स एयर में नहीं मिलते, तो अब मेटल मिलेगा या तो अर्थ क्रस्ट में या मिलेगा कहाँ पे, सी वाटर पे। ध्यान रखना, कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में या सी वाटर पे। अर्थ क्रस्ट में वो मेटल्स मिलेंगे जिनके सॉल्ट्स। अब मेटल फ्री नहीं मिलता। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी मेटल फटाफट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकल जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर आ जाता है। सब समझते हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव निगेटिव बराबर, अगर आप उसका निगेटिव कुछ कम करोगे तो पॉजिटिव हैवी हो जाएगा, और जितना निगेटिव आप निकालेंगे वो, तो मेटल की टेंडेंसी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही आयन बन गया, कौन सा बना, कैट आयन, ये जाएगा किसी ना किसी एनायन को कैच कर लेगा। कैटायन एनायन आयनिक कंपाउंड्स के एक टाइप होता है, दैट इज़ योर सॉल्ट। जानते हैं, पढ़ा चुकी हूँ। ठीक। तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे, नेचर में सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे। अब ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में नहीं घुलते तो वो ज़मीन में रहेंगे, जो पानी में घुल जाते हैं वो सी वाटर में चले जाएंगे। जैसे बहुत कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो याद रखना, पीरियोडिक टेबल आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के खोल के देखते रहो। उसमें जो भी पहले और दूसरे ग्रुप के मेटल्स हैं, ज़्यादातर उनके सॉल्ट्स पानी में घुल जाते हैं और वो सी वाटर में ही उनके मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं, लाइक आयरन, क्या यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में, लोहे की कुर्सी है, मे बी बेड भी बना हो आपका, और एल्यूमिनियम यूज़ करते हो, स्टील के बर्तन यूज़ करते हो। तो जो यूज़फुल मेटल्स चल रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो आपको वाटर में सॉल्युबल नहीं मिलते हैं, और ज़्यादातर वो कहाँ मिलेंगे, अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है। अब जिस भी कंपाउंड, ये सॉल्ट मिला, जिस भी फॉर्म में कोई मेटल नेचर में मिल जाता है हम उसको कहते हैं उसका मिनरल। अब जैसे आयरन है, दिस इज़ आयरन। ठीक है। एक स्टोन ले आए, एक पत्थर है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, Fe2O3.XH2O। ये एक कंपाउंड है, इसका आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ मिला, ये आप ले आए एक खरीद के वेजिटेबल्स, उसमें भी आयरन मिलता है। कहते हैं ना, खाओ हरी सब्जियाँ, वो अनार खाओ तो उसमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो अब उसमें आयरन कहाँ दिखता है भाई, निकाल लें, कुर्सी बना लें उसकी, नहीं। तो नेचर में कई जगह ये मेटल्स मिलेंगे, कई फॉर्म में मिलेंगे, जिस भी फॉर्म में मिलेंगे दे ऑल आर मिनरल्स। कहते हैं ना हम लोग, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स भी ज़रूरी हैं, तो हम वो मिनरल नहीं खा लेते हैं जिनसे हम मेटल को निकाल रहे हैं। ठीक। अब उन मिनरल में से, उन बहुत सारे मिनरल में से सिर्फ वो मिनरल जिनमें से हम इकोनॉमिकली मेटल को निकाल सकते हैं उनको कहते हैं हम ओर। बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं उनको,
और तो दुनिया में सारे मेटल्स मिनरल्स हैं, उनमें से सिर्फ वही मिनरल जिसमें से मेटल को इकोनॉमिकली निकाला जा रहा है कम पैसा खर्चा करके, ताकि हम उसको इजीली अवेल कर सकें, हर इंसान उसको यूज़ कर सके, तो वही होता है हमारा और। तो अब हमारे पास खूब सारे मेटल्स हैं। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ चुके हैं, कैसे निकाली गई थी। हाइड्रोजन के एसिड से रिएक्ट कराया था, मेटल के और दूसरे सॉल्ट से रिएक्ट कराया था। देखते चले जाते हैं, सबसे रिएक्शन कराते हैं, फिर चार्ट तैयार करते हैं और रिलेटिवली उन सबको अरेंज कर देते हैं। ये सब सिखा चुकी हूँ मैं। तो आपको मेटल की रिएक्टिविटी का एक सीरीज़ मालूम है। अब हमें क्या करना है, इस ओर से मेटल को निकालना है। पूरे ओर से मेटल तक पहुंचने से पहले हम देखेंगे कि किन मेटल्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें। अब देखो, ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की ओर मेटल हैं, दे आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक, तो हमने अलग अलग कैटेगरी में मेटल को पहले डिवाइड करना है और उनकी सबकी कैटेगरी वाइज अलग तरह की प्रोसेस होगी। तो कुछ मेटल हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब कि वो आयन बनाएंगे। आयन बनाएंगे मतलब वो कंपाउंड फॉर्म में या आयनिक सॉल्ट फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। जब वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो कंपाउंड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, तो उनको वापस उसमें से मेटल को खींच के निकालना बहुत मुश्किल होगा। समझ गए? तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ठीक, इसमें हम ज़बरदस्ती इस आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ज़बरदस्ती, और यहाँ प्रोसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये फोर्सफुल मेथड है जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा कॉस्टली होता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स ज़्यादा हमारे लिए डे टू डे लाइफ में यूज़फुल नहीं है, बट ये आपकी इंडस्ट्रियली, मेडिकल साइंस में या और पेंट्स और अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। कॉस्टली होते हैं ये मेटल, रेयर होते हैं, तो हम इनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक, मतलब वो बड़ी मुश्किल से तो आयन बना के खुद ही आए हैं, तो उनको आसानी से हम वापस मेटल बना सकते हैं। तो इसमें जस्ट इनके क्या करते हैं, इनके मेटल ऑक्साइड्स की हीटिंग कर देते हैं, तो मेटल बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन उससे अलग हो जाती है। बहुत समझ में आ गया? जो बहुत हाईली रिएक्टिव है उसकी क्या करी, इलेक्ट्रोलिसिस। जो बहुत कम रिएक्टिव है उसके मेटल ऑक्साइड को, इसका मतलब अगर और हमें किसी और फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करके लेके आएंगे। ऑक्साइड को डायरेक्ट हीट करेंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी, मेटल बच जाएगा। तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा बीच वाले जो मेटल्स होते हैं, ये वाले मेटल्स, ठीक, तो जनरली इसमें कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? ये ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन, पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं इस चीज़ को। आप इसको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस। मेटल के किसी भी कंपाउंड फॉर्म से मेटल को वापस निकालना प्रोसेस ऑफ रिडक्शन कहलाती है, और यहाँ पे हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मेथड्स तो पता चल गए कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे, मगर नेचर में जो हमें और मिलता है जनरली हम उसको डिग करके अर्थ क्रस्ट से निकाल के लाते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो भी साथ में होती हैं, तो उनको हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज़। क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटीज़। तो हमें और मिला है, तो एक इसकी सबसे पहले हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इसका डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो जहाँ से आपके में है वही हम पढ़ाएंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब 3 तरह के हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल के लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे पास मेटल का, हमें क्या चाहिए, हम इसमें क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को हीट कर देते हैं, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक,
अब अगर मान लो हमारे पास मेटल ऑक्साइड नहीं है तो क्या करें, जैसे लेस रिएक्टिव है मेटल Hg मरकरी, मान लीजिए हमारे पास इसके पास क्या है, मरकरी सल्फाइड है, तो पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हीट करते हैं ओपन एयर में, ये कन्वर्ट हो जाता है HgO प्लस SO2। ठीक, ये HgO को फर्दर हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो इट विल गिव यू 2Hg प्लस O2। किस तरह का रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अगर टाइप ऑफ रिएक्शन के ध्यान में रखते हुए किसी भी रिएक्शन को समझेंगे तो वो फटक से याद हो जाएगी, कोई याद करने में मुश्किल नहीं है। ये Hg के साथ यहाँ O आ गया, सल्फर रिप्लेस होके निकल गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। किसी भी ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो सल्फाइड ओर है तो ओपन एयर में हीट किया जाता है, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज रोस्टिंग। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता, कार्बोनेट होता, मेटल कार्बोनेट होता, एनी कार्बोनेट, चलो हम इसको मेटल कार्बोनेट लिख देते हैं, 2 वैलेंसी का ही मान लेते हैं, ठीक। अब इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, MO मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो हमको इसको जस्ट हीट अप कर देते हैं और क्या निकल आता है इसमें से, CO2 बाहर चली जाती है और MO मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड को फिर हीट कर देंगे, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। अब ये एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोनेट ओर्स को हीट अप किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। जहाँ कहीं पे भी हमको मेटल के कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे हम उनकी या तो रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए प्रोसेस। क्लियर है बिल्कुल? ठीक। ये जो मेटल आखिरी में निकलता है इनकी रिफाइनिंग कर ली जाती है, थोड़ा सा इसमें जो बचा कुचा इम्प्योरिटी है वो भी अलग कर लिया जाता है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल्स है, मान लीजिए ये तो लेस रिएक्टिव थे, हाई रिएक्टिव मेटल्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब जैसे देखते हैं हाई रिएक्टिव का मेटल का NaCl, ठीक। NaCl सोडियम का क्लोराइड सॉल्ट है, सी वाटर में मिलता है, पानी को उड़ा दीजिए NaCl मिल गया, बहुत सारा है, सोडियम चाहिए हमको। इसकी करी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसका नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है और ये बैटरी के पॉजिटिव से। तो एक्चुअली क्या होती है कि सॉल्यूशन में करंट पास होती है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या लिया हमने, मोल्टेन NaCl। ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा है इसमें क्या भर दिया, मोल्टेन NaCl, इसको गला दिया। आपको आयनिक कंपाउंड की खूबियाँ बताई थी हमने कि जब भी इसको पानी में घोल दो या इसको मेल्ट कर दो तो ये Na+ और Cl- आयंस में दूर दूर घूमने लगते हैं, बता दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी Na+ है और Cl- है। अब बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। बाहर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे मगर ये जो ये NaCl का सिस्टम है इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं घूम सकता, तो क्या घूमेंगे, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को भी हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पे Na यहाँ पे जाएगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि सेल से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है करंट, करंट इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, रिडक्शन, ठीक। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। क्या नाम होता है, कैथोड। याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, कभी ऐसे नहीं याद करेंगे कि कैथोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये फिर आप जाके आगे कंफ्यूज होगे, क्योंकि कहीं देखोगे कि अरे ये तो
यहाँ तो निगेटिव कैथोड है और कहीं कहीं आपको दिखेगा पॉजिटिव कैथोड है। मैम ने गलत तो नहीं बता दिया? नहीं, गलत नहीं बताया। आप क्या याद रखेंगे? डेफिनेशन इज ऑलवेज वन। द टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज योर कैथोड। यहाँ रिडक्शन हुआ, कैथोड है ये कैथोड हो गया नेगेटिव वाला। और दूसरा क्या है? Cl माइनस है। ये क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन वापस भी तो करने हैं बैटरी में करंट पूरी करने के लिए। ये बनाएगा Cl2, 2 क्लोराइड, एक Cl2 बना के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं एनोड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनकी हमने थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस उसका रिडक्शन किया है तो रिडक्शन ही है भी, सब रिडक्शन है। मेटल को किसी भी उसके ओर से निकालना रिडक्शन है, समझ रहे हैं? तो फिर ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। और ये क्या हुआ? डायरेक्ट हीटिंग ऑफ ऑक्साइड मिल गया। और कई बार तो ये नेचर में किसी फॉर्म में ना मिलके नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं। जाइए, खोदिए, निकालिए और प्यूरिफाई कर लीजिए, दैट्स इट। अब आती है बारी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। इनको कैसे? आइए देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए करना क्या है? रिडक्शन करना है। अब ज़्यादातर ओर्स हमको या तो सल्फाइड मिलते हैं या कार्बोनेट्स मिलते हैं। सल्फाइड मिला तो हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसकी रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे, मेटल ऑक्साइड को सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हुए रिड्यूस कर लेंगे। बहुत सारी मेटलर्जीज हैं, बट आपकी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो जिंक का ही सिर्फ दिया हुआ है। पहले आयरन की भी हुआ करती थी, तो अभी फ़िलहाल आप जिंक की देखिए। अगर जिंक का सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करी, इस प्रोसेस को क्या कहा? रोस्टिंग। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अगर कार्बोनेट है तो इसकी हीटिंग करी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कौन सा प्रोसेस है? कैल्सिनेशन। जिंक ऑक्साइड का कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है और जिंक मेटल अलग हो गया। ठीक, अब जैसे हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल को हम हाई रिएक्टिव मेटल से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी रिडक्शन होगी। जैसे आपके पास क्या था? MnO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम लिया, Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट निकली है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ आपने ये प्रोसेस तो ठीक है भाई, एल्यूमिनियम मोस्ट एबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, और मैंगनीज बहुत रेयर है और बहुत कॉस्टली भी है। चलो, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। कौन सी? विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड की वैलेंसी के हिसाब से एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी Al2O3 बना है, ये आयरन बन गया है। ये प्रोसेस हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एल्यूमिनियम एबंडेंट मेटल है, आयरन एक सस्ता मेटल होना चाहिए था, मगर हमें इस एल्यूमिनियम एक कॉस्टली मेटल होता है एबंडेंट होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये है हाई रिएक्टिव मेटल, इसकी प्रोसेस जो होती है एक्सट्रैक्शन की वो महंगी होती है। हमने बताया था ना, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड कॉस्टली होता है, उसको हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई दूसरी मेथड इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो एल्यूमिनियम कॉस्टली मेटल को एक सस्ते मेटल के डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ जो हीट निकलती है इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखना। इसका इस्तेमाल तो किया जाता है मगर एक्सट्रैक्शन में नहीं किया जाता। जो आपकी ट्रेन की रेल्स होती हैं, पटरियाँ जो होती हैं, कई बार उनमें क्या आ जाता है? क्रैक आ जाता है, क्रैक आ जाता है। जहाँ क्रैक आया, मॉइस्चर और एयर के साथ Fe2O3 बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है, रस्टिंग सी थोड़ी सी तैयार हो जाती है। कुछ नहीं करते, यहाँ डालते हैं एल्यूमिनियम का पाउडर। एल्यूमिनियम का पाउडर ये इतनी हीट लिबरेट करता है कि आयरन मेल्ट हो जाता है और ये पटरी वापस जुड़ जाती है। समझ गए? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने हाई रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये पढ़ लिया है। और यहीं पे आपने एक प्रोसेस इसी के बीच में देखी, थर्माइट प्रोसेस। अब निकले हुए मेटल को फर्दर रिफाइन किया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। तो रिफाइनिंग की एक प्रोसेस आपके सिलेबस में है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। लेट अस सी व्हाट इज़ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग जानते हैं ना, मेटल निकल चुका है, अब उसको और प्यूरिफाई करेंगे। हमें करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कैसे करा जाता है? मतलब रिफाइनिंग तो कुछ क्या होगा? इम्प्योर होगा। क्या होगा? इम्प्योर
मेटल होगा, उसी को तो साफ सुथरा करोगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी होगा। ठीक, जिसके 2 इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड इसी इम्प्योर मेटल की बना दी जाती है, दूसरी इसी मेटल के प्योर मेटल की बनाते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रोलिसिस है तो बाहर किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया। ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे कौन एनोड कौन कैथोड, आप खुद ही बताएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, अब यहाँ कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं, सेम मेटल सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट। जैसे हम ले लेते हैं इसको इम्प्योर कॉपर, इसको ले लेते हैं प्योर कॉपर, और इसको ले लेते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा आयनिक कंपाउंड जो पानी में घोलने पे अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। तो यहाँ सोल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ घूमेगा और SO4 2- घूमेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे हमको प्योर करना है इसे इसको क्या करना है, इसका ब्रेक डाउन करना है और डिपॉजिट कहाँ करना है? प्योर के ऊपर, तभी हमें प्योर मिलेगा। अगर यहाँ डिपॉजिट करना चाहोगे तो कॉपर को ही तो डिपॉजिट करना चाहेंगे, तो आपको चाहिए कि कॉपर 2+ इसकी ओर अट्रैक्ट हो। ये क्यों अट्रैक्ट होगा? जब ये खुद नेगेटिव होगा। ठीक, नेगेटिव मतलब ये छोटा वाला टर्मिनल इससे जोड़ो, ठीक, और बड़ा वाला टर्मिनल इस वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दो, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टार्ट किया तो सॉल्यूशन के कॉपर 2+ कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन लेने। ठीक, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन अगर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? कैथोड। और क्या बना? कॉपर प्लस कुछ नहीं, कॉपर बना आपका। ठीक है, कॉपर सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट में 2+ आयंस की कमी होने लगी, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो मेटल है, ये इम्प्योर मेटल रॉड से कॉपर क्या करेगा? कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन ये सर्किट को कंप्लीट कर देंगे वापस जाके। ठीक, लगातार इसमें से कॉपर 2+ के फॉर्म में ये सोल्यूशन में आएगा, बाकी बचा खुचा इसके नीचे डिपॉजिट होता रहेगा, जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी। ठीक, तो कॉपर जैसे ही सोल्यूशन में आया, नेक्स्ट स्टेप में वो इस पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसमें कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ? एनोड। याद रखोगे। ठीक, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेना है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। एनोड आपका हो गया, एनोड किसका हो रहा है? इम्प्योर का, और कैथोड किसका हो रहा है? प्योर का। समझ भी सकते हैं और फटाक से रिकॉल करने के लिए थोड़ा बहुत लर्न भी कर लो। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे सारी की सारी लगातार ये मेटल की जो इम्प्योर रॉड है ये पतली होती चली जाएगी, इसके नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ जाएंगी। इन इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं एनोड मड। इसको कहते हैं एनोड मड। एनोड मड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब इसमें मिल जाते हैं। तो इसको फेंका नहीं जाता, फिर इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस इज़ वी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। समझ में आ जाएगा सबको? एक मिनट रुकना। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसका टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम करोजन का। करोजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट से ये मेटल रिएक्ट कर लेते हैं और अपना लश्चर खो देते हैं। लश्चर क्यों खो देते हैं? क्योंकि जब रिएक्ट करेंगे तो कुछ नया बन जाएगा। तो आपने जनरली देखा होगा सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर घर में ऑर्नामेंट्स यूज़ करती हैं लेडीज़ सिल्वर के, तो वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो जाते हैं, तो दिस इज सिल्वर सल्फाइड। कॉपर के ऊपर कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्रीन कलर की लेयर होती है, दिस इज़ व्हाट? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड
डॉट कॉपर कार्बोनेट। तो इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये भी स्टिकी होता है, ये भी मेटल सरफेस पे स्टिकी होता है, छूट के अलग नहीं होता। ये बहुत परेशान करता है। आयरन का मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन कन्वर्ट इनटू Fe2O3 डॉट XH2O, वाटर भी रहता है इसमें। ये आयरन ऑक्साइड जो है रस्ट है आपका, और ये रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि रस्टिंग की प्रोसेस से जो फॉर्म्ड लेयर होती है वो डिफ्यूज्ड होती है, मतलब टूटने वाली होती है, वो फटाफट टूटेगी, फिर नया मेटल एक्सपोज हो जाएगा, फिर वो फिर टूटेगा आयरन ऑक्साइड बना के, धीरे 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 पूरा मेटल ख़त्म हो जाता है। मगर इस केस में ये इतना परेशानी का रीज़न नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर सरफेस चिपक जाती है, और मेटल के ऊपर जब एक लेयर चढ़ चुकी है कंपाउंड की, तो नया जो अंदर का मेटल होता है वो रिएक्शन के लिए प्रोटेक्टेड हो जाता है। एल्यूमिनियम का भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है और डल फिनिश होती है। एल्यूमिनियम मेटल शाइनी है, जबकि ये डल फिनिश का है, और ये भी इसकी रक्षा करता है एक तरीके से, बिकॉज ये भी मेटल के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इसको हम एनोडाइजिंग के फॉर्म में, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं बाज़ारों में एनोडाइज्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, हम इसको ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करके इसके ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर चढ़ा के ही देते हैं, ताकि एल्यूमिनियम ना तो हमारे फूड मटेरियल से रिएक्ट करे, ना ही एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करे। समझ गए? एनोडाइजिंग का टॉपिक आपका पहले दे रखा है, उसको पढ़िएगा। तो इट इज़ द फोर्सफुल ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर मोटी लेयर चढ़ाते हैं। अब ये रस्टिंग ने हमें परेशान किया है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड कैरेक्टर। अब हमें ये रस्टिंग हो रही है तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग भी करनी है। कैसे कर सकते हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स। ऑयलिंग कर दीजिए, आयरन के ऊपर ऑयल की लेयर चढ़ा दी, पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन पे इसके ऊपर कोट करते हैं आयरन के ऊपर जिंक की, ठीक है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की एक फिक्स लेयर बनाता है, ठीक। और कहीं अगर ये ब्रेक हो भी गया, मान लीजिए जिंक की लेयर कहीं पे ब्रेक हो भी गई, तो दो मेटल जहाँ प्रेजेंट हैं और अगर रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है तो लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करता। आप रिएक्टिविटी सीरीज से इसको पढ़ चुके हैं। तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, और इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन के थ्रू भी हम थोड़ा सा रस्टिंग की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। जैसे आयरन का स्टील बनता है, उसमें कार्बन की इम्प्योरिटी, निकल की इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, तो रस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेटल नॉन मेटल चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे, कल के वीडियो में। ऑल द बेस्ट।